महिलाओं के साथ अगर पहली नज़र में छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अगर पुरुषों के साथ यही चीज़ होती है तो पुरुष कहाँ हो। यहाँ पर रजत हमारे साथ है, तस्वीर देखिए, लहंगा चुन्नी पहनकर आए हैं, मर्द हैं लेकिन औरत के लिबास में है और अपनी यहाँ पर जो सच्चाई है वो बयां कर रहे हैं कि कैसे जो कुछ महिलाएं होती है वो फेक एलिगेशंस लगाकर जो परिवार को बर्बाद कर देती है। रजत, सबसे पहले ये बताइए, 34 साल के हैं, खूबसूरत लग रही है आप इस ड्रेस में, लेकिन आपने क्यों पहना ये ड्रेस? मैडम, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा है, लेकिन मैंने देखा है कि कभी भी हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाता, हमेशा हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। और एक चीज़ मैं आज तक देखता हुआ आया हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ महिला की आवाज़ सुनी जाती है। तो आज मेरे मन में ये विचार आया कि 4 अप्रैल को जंतर मंतर पे जब सारे पुरुष पूरे देश से इकट्ठे होकर यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने आए हैं तो उनकी आवाज़ मैं आवाम तक पहुँचाऊँ। उनके लिए मैं ये बोलूँ कि पुरुषों की आवाज़ सुनना भी बहुत ज़रूरी है और महिला की जैसे सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनी जाती है, तो मैंने सोचा कि एक महिला का ही रूप धारण कर लेता हूँ तो कम से कम मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही मैं वहाँ से लहंगे के लिबास में अंदर आया, सारे मर्दों ने मुझे घेर लिया एक साथ और वहाँ पे मेरे साथ इकट्ठे हो गए कि देखने आए हैं कि कौन सी एक विवाहित महिला आई है यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि फर्जी केसों को बंद करवाया जाए और अगर बंद इसको करवाने के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त होना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि पुलिस से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले जो झूठा मुकदमा दर्ज होता है वो पुलिस के द्वारा ही दर्ज कराया जाता है। कभी भी पुलिस जो है वो अपने इस जो भी मुकदमा लड़की दर्ज करवाने के लिए आती है तो उसको कभी भी जांच नहीं करती, बिना जांच करे ही सिर्फ लड़की के मौखिक बयान के ऊपर ही मामले को दर्ज कर लिया जाता है। लड़का पक्ष अपने जितने भी सबूत अपने पुलिस के पास रख दे, लेकिन उन सबूतों को दरकिनार करते हुए चार्जशीट भी फाइल होती है, चार्जेस भी फ्रेम करे जाते हैं और अंत में 10 साल 15 साल उस लड़के के कहाँ लुप्त हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। मेरे यहाँ पर जो रजत है वो यहाँ पर विक्टिम है, इनके ऊपर भी इनकी वाइफ ने फेक एलिगेशन लगाए थे दहेज को लेकर। इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है। क्या एलिगेशंस था वो, क्योंकि जब शादी होती है तो महिलाओं के साथ अगर आप मारपीट करते हैं या दहेज की मांग करते हैं, एक फ़ोन कॉल घुमाया और पुलिस आ जाती है। ऐसा हमने देखा है, कई बार हमने देखा है फेक एलिगेशंस पे लगाए जाते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि फेक एलिगेशंस आपके भी लगाए थे। मैडम, सबसे पहली बात कि कभी भी जब कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो परिवार को उसमें ज़रूर घसीटा जाता है। ये सबके साथ हुआ है और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी को इसमें घसीटा गया। मेरा मामला शामली उत्तर प्रदेश में दर्ज है और इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में मुझे, मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को कसूरवार बनाया गया है, जबकि हमने पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं कि मैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी उस दिन दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने आला अधिकारियों तक इसकी शिकायत करी, एसपी, DIG, IG लेवल तक हमने, जबकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक में सारी चीज़ें लिखी। कुछ संज्ञान सीनियर अधिकारियों ने लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो निचले अधिकारी थे वो प्रभावित थे। अब वो पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो प्रभाव ज़रूर पड़ा उनके ऊपर और हमारे सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। मेरे पिता इस केस के अंदर झूठा होने के बावजूद, सारे सबूत देने के बावजूद भी 36 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहे। मेरे पिता मेरे साथ हैं और 36 दिन बाद जिस स्थिति में मैं उनको बाहर लेकर आया था वो सिर्फ एक बेटा ही जान सकता है या परिवार का वो व्यक्ति जान सकता है जिसके परिवार का कोई सदस्य जेल गया हो। अंकल जी, आपका जो बेटा है लड़कियों के लिबास में अभी खड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है? बढ़िया है, कम से कम पुरुषों को एक होना चाहिए। झूठे एलिगेशन बहुत ज़्यादा हैं। जो शामली का वो है, उनके घर वाले कहते हैं कि पुलिस एंड जुडिशरी हमारे हाथ में है। उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी व्हाट्सअप चैट सारी मेरे हाथ में है। पुलिस बिस्तर की है और जज जो है वो घर का है। उससे पहले बेल नहीं होती थी, इसलिए हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट गए हम। उसके बाद वो रुके हैं क्योंकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते वो। अब पुलिस भी ऊपर कुछ नहीं कर सकती, पुलिस ने ही सारा काम खराब करा है। जब आपने रजत की शादी करवाई तो लगा होगा घर का माहौल बदलेगा। मेरा एक ही लड़का है जी, मेरा एक ही लड़का है बस, खाली कुछ नहीं है। घर अलग करने के लिए पूरा उन्होंने जोर लगाया, घर अलग कर दिया। पैसा उनको चाहिए, प्रॉपर्टी के पैसा मांगने के चक्कर में, पैसे के मांगने के चक्कर में उन्होंने सारा एलिगेशन लगाया। उनको पैसा चाहिए। चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सारे एलिगेशंस हम पे इसलिए लगाए गए। मेरे पिता की एक पैतृक संपत्ति थी, उस संपत्ति का बंटवारा हुआ पिताजी और पिताजी के भाई के अंदर। जब उसने ये देखा कि पिताजी के पास पैसा आया है तो उसने मुझ पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगो, नहीं तो क्या बोलते
मेरा एक 4 साल का बेटा भी है, उसने उस 4 साल के बेटे को जब वो 1-1.5 साल का था अपना मोहरा बना करके मुझ पे दबाव बनाया कि मैं अपने पिताजी को छोड़ दूं। लेकिन एक बेटा होने के नाते और अकेला बेटा होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं पापा को नहीं छोड़ूंगा। और इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने मुझ पे फर्जी केस दर्ज करवाए। सारे सबूत मैं दे चुका हूं। पापा जैसे कह रहे हैं कि हमने सारे सबूत दिए हैं, तो वहाँ पे जो निचले अधिकारी हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और प्रभावित होकर के झूठे और फर्जी केसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एविडेंस भी इलेक्ट्रॉनिक है, मौखिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। गूगल लोकेशन है, व्हाट्सएप चैट है और क्या नाम है अपना उनकी रिकॉर्डिंग है, सारी फॉरेंसिक कराई मैंने। उसके बाद भी अधिकारी कोई नहीं मांग रहा और जज ने कल जो है हमारा 1 लाख रुपए का बेल ओवर वारंट इशू कर दिया कि हम आ ही नहीं रहे, जबकि हमारे एड्रेस चेंज होंगे। आईओ आया था, आईओ को पता है सब कुछ, आईओ को पैसे मांगे आईओ ने हमसे, लेकिन नहीं दिए तो उन्हें चार्जशीट लगा। मैडम ये सारा एक व्यापार है, ये व्यापार किस चीज़ का है? FIR दर्ज कराओ, किसी 1 या 2 व्यक्ति को जेल के अंदर भेजो और आ जाओ जी, आ जाओ बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं। इसको बढ़ावा, मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी जुडिशरी से, लेकिन हमारी जुडिशरी इसको बढ़ावा देती है। उन्होंने एक प्रोविजन रखा हुआ है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के नाम से। जब भी हम किसी भी मीडिएशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बात ज़रूर आती है कि आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लीजिए, और वहाँ पे दलाली शुरू हो जाती है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने की नीयत से फर्जी केसों को बढ़ावा मिल रहा है। और इसमें कोई एक जने के पास पैसा नहीं जाता, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। पुलिस महकमे, जुडिशरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जुडिशरी और न्याय व्यवस्था में मैं विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। मेरी जो जमानत है या जमानत नहीं हुई है, अभी मेरा स्टे ऑन अरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिस के ऊपर दिया है कि कोई 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाने के बावजूद उनके पास कोई मेडिकल एविडेंसेस नहीं है उसके सपोर्ट में। वहाँ से 2 साल हो गए हैं मुझे स्टे ऑन अरेस्ट के ऊपर, और अब पुलिस ने जानबूझ के वो स्टे ऑन अरेस्ट ख़त्म करने के लिए 307 में चार्जशीट फाइल कर दी है। तो ये जो मामला है पूरा, इस दौरान घर की क्या हालात है? क्योंकि सवाल जवाब तो हम ले रहे हैं, लेकिन आ रहा है कुछ, जा रहा है, जेल में चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार की स्थिति हम देखते हैं तो क्या खोया, क्या पाया? मैडम इसका जवाब मेरे साथ साथ यहाँ पे जितने भी पुरुष खड़े हुए हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अपने रिश्तों का, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, आपस में दूरियाँ आ जाती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और सबसे कठिन पीरियड होता है ये 10 साल 20 साल जो केस चलते हैं और केसों की सुनवाई नहीं होती। आज मेरी भी तारीखें लगती हैं, 3-3 महीने की डेट लगती है, लेकिन उस तारीख पे वो आती ही नहीं है। 2 साल हो गए मुझे तलाक का मुकदमा लड़ते लड़ते, एक्स पार्टी ऑर्डर होने को है, लेकिन क्या बोलते हैं जज साहिबा वहाँ जो बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि लड़की उस केस से अवगत ही नहीं है, मैं उसको दोबारा नोटिस करूंगी, जबकि उसको पहले नोटिस रिसीव हो चुके हैं। वो जानबूझ के यहाँ नहीं आ रही है क्योंकि सारे एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड दिए जा चुके हैं। अगर वो आएगी तो उसे सज़ा होगी, लेकिन क्या है मैडम, लड़की नहीं आती तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। आखिरकार लड़की है, सबसे बड़ी माँ है, हम बाप का क्या होगा? 4-4 साल तक हम अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखते, क्या होगा हमारा? बताओ। उसका कोई जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जब से जुडिशरी से आया हूँ मैं शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहा कहीं, आज बहुत मुश्किल से आया हूँ, इसकी वजह से आया हूँ। ये चीज़ें गलत हैं, जो झूठे एलिगेशन लगा के सारी चीज़ें पुलिस कहती है कि ये जुडिशरी का काम है और ट्रायल पे काम होगा। मैंने एविडेंस पहले सारे दे दिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन्होंने फेंक दिए, दरकिनार कर दिया और चार्जशीट लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विद गूगल लोकेशन विद फॉरेंसिक करा के, मानते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, पुलिस मानती ही नहीं है। क्या मानती है? पैसे घर आए हैं मेरे, पैसा मांगा है, वो भी मेरे पर है, लेकिन मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। अभी क्या मांग है आप लोगों की? क्या जी? अभी क्या आप डिमांड कर रहे हैं? वो बताएं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम पे ये जो फर्जी केसेस लगे हुए हैं, जांच हो, जुडिशरी निष्पक्ष जांच करे, और अगर हम बरी होते हैं तो हमें बरी करे, और अगर हमारे के लिए सजा होती है तो हमें सजा दी जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं साफ और स्पष्ट शब्दों के अंदर, मैडम मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। मेरी पत्नी से पूछ लिया जाए कि वो तैयार हैं या नहीं। अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैं फेल हुआ, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा वॉलंटरी, लेकिन अगर वो फेल हुई तो बता दो मुझे क्या करना है। पुरुष आयोग की कोई मांग कर रहे हैं आप लोग कि आपके लिए भी पुरुष आयोग? मैडम मांग करते करते तो कितने साल हो गए, लोग स्टेज पे खड़े हुए बोल रहे हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा है, किसकी आवाज कहाँ तक पहुँच रही है आप ये बता दो मुझे। लॉज इक्वल नहीं है हमारे। आज आप मुझे थप्पड़ मार दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ मैंने अपना हल्का सा आपको टच भी कर दिया ना, सेक्सुअल हरासमेंट का आप मेरे पे केस कर दोगे।
मैं तो जेल के पीछे चला जाऊंगा, मेरे पिताजी वहीं पे क्या बोलते हैं दुख में अपनी दुख को 10 जनों को व्यथा करते रहेंगे। यहाँ पर अपना जो दुख है, दर्द है, वो बयां कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल दर्जा हर किसी को मिले, और इसी को लेकर पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं और साथ ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं न्यायपालिका से। जिंझवाड़ से तोशी मंडोला की रिपोर्ट, जंतर मंतर, नई दिल्ली।